हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीए पार्ट 3 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 6 के कुछ बीबीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप इतने ही क्वेश्चन की तैयारी करके जाते हैं तो एग्जाम में 100% इसी से लिख सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 4 या 5 लिखना होता है इसी से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। और आंसर के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको आंसर किस प्रकार से लिखना चाहिए ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको मिल सके। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जिसमें है कि असहयोग आंदोलन के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें। यानी तो सबसे पहले हमें आंसर लिखते समय इंट्रो लिखना होता है, ठीक है। इंट्रो लिखना होता है, उसके बाद जो भी आंसर हम लिखेंगे ना वो टॉपिक वाइज लिखेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज लिखेंगे इस प्रकार से। तो टॉपिक वाइज लिखने से हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें असहयोग आंदोलन के बारे में इंट्रोडक्शन देना है। तो इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। यह अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित न्यायपूर्ण यानी अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है यानी स्वतंत्रता। इस आंदोलन में ब्रिटिश उत्पादों के उपयोग को समाप्त करने, ब्रिटिश पदों से इस्तीफा लेने या इस्तीफा देने, सरकारी नियमों, अदालतों आदि पर रोक लगाने पर ध्यान दिया गया था, ठीक। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि यह आंदोलन सफल रहा तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वतंत्रता की प्राप्ति कर लेगा। इस प्रकार से हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद में हमें असहयोग आंदोलन के कारण के बारे में टॉपिक वाइज बताना है और परिणाम के बारे में। तो सबसे पहले हमें टॉपिक बनाना है, जैसे लिखना है कि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। इसका 1 नंबर टॉपिक हमें बनाना है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद का असंतोष। दूसरा नंबर टॉपिक है मांडफोर्ड सुधारों से असंतोष। तीसरा नंबर टॉपिक है रॉलेट एक्ट, जिसके द्वारा बिना नियम कानून यानी मुकदमा चलाए अरेस्ट कर लिया जाता था। उसके बाद में जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक। 4 टॉपिक है और हर एक टॉपिक पे आपको 5 से 7 लाइन लिखना है। मतलब कि इस टॉपिक पे आपको 5 से 7 लाइन लिखना है सभी पे। उसके बाद में असहयोग आंदोलन के परिणाम निम्नलिखित है। उसके बाद 1 नंबर टॉपिक बनाना है आपको जनता में अचेतना यानी चेतना तथा निर्भीकता का संचार। 5 से 7 लाइन हर टॉपिक पे आपको लिखना है। इस पे भी जनता में चेतना तथा निर्भीकता का संचार। उसके बाद में आंदोलन के परिणामों को अस्थायित्व प्रदान करना, किस प्रकार से आंदोलन के परिणाम को अस्थायित्व प्रदान प्राप्त हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर किस माने इसका जो भी आंसर है जो 4 से 5 लाइन लिखना है वो किस प्रकार से आपको मिलेगा इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें। तो सबसे पहले हमें सविनय अवज्ञा आंदोलन का इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन में हमें लिखना है कि 1930 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से शुरू हुआ। 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम से 78 सदस्यों के साथ दांडी की शुरुआत पैदल यात्रा शुरू की। समुद्र के पानी के वाष्पीकरण से के बाद बने नमक को उठाकर गांधी जी ने सरकारी कानून को तोड़ा था, ठीक है। नमक के उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था उस समय, इसलिए किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी था। नमक कानून तोड़ने के बाद सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या है और परिणाम क्या है इसके बारे में हम टॉपिक वाइज समझाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम टॉपिक देंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की निम्नलिखित कारण थे। 1 नंबर कारण में है साइमन कमीशन का निराशाजनक रिपोर्ट। दूसरा नंबर है नेहरू रिपोर्ट का स्वीकार करना। तीसरा नंबर टॉपिक है पूर्ण स्वराज की मांग। और चौथा नंबर टॉपिक है गांधी जी की मांगों की उपेक्षा, ठीक है। और हर एक टॉपिक पे 5 से 7 लाइन हमें लिखना है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम या महत्व क्या हुआ इसके बारे में हमें लिखना है। तो 1 नंबर में नव चेतना का संचार। दूसरा नंबर टॉपिक बनाना है जनता में विश्वास में वृद्धि, ताकि जनता के विश्वास में वृद्धि हुआ और इस प्रकार से जनता आंदोलन करने लगी। तो उसके बाद में 3 नंबर टॉपिक है विदेशों में सैनिक सहानुभूति की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। तो इसके बारे में सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन में हमें बताना है कि क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने तथा जापानी आक्रमण पर भारतीयों के अहिंसक असहयोग का आह्वान किया था। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की बैठक 14 जुलाई 1942
के संघर्ष में गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी। ठीक है, तो 15 अगस्त 1942 में संपूर्ण भारत में गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई। ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 ईस्वी के पश्चात देश की आजादी के लिए चलाए जाने वाले सभी आंदोलन विशाल तथा सबसे तीव्र आंदोलन था। इस आंदोलन में जहां एक ओर ब्रिटिश सरकार की नींव पूरी तरह से हिला दी, वहीं दूसरी ओर जन सामान्य को भी यह बता दिया कि अब स्वतंत्रता दूर नहीं है। इस प्रकार से हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। उसके बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण निम्नलिखित है। ठीक है, तो एक नंबर पॉइंट बनाना है हमको कि ब्रिटिश सरकार की दोषपूर्ण नीति। ठीक है, दूसरा नंबर पॉइंट है क्रिप्स मिशन की असफलता। तीसरा नंबर पॉइंट है कि वर्मा के शरणार्थियों की करुण कहानी। ठीक है, किस प्रकार से वर्मा के शरणार्थियों के साथ अन्याय हो रहा था। उसके अंदर 4 नंबर पॉइंट बनाना है पूर्वी बंगाल में भय और आशंका का वातावरण। ठीक, नेक्स्ट में है कि भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम क्या हुआ। तो परिणाम के लिए भी पॉइंट्स बनाने हैं आपको, जैसे भारत में राजनीतिक जागृति हुई। 2 नंबर पॉइंट है क्रांतिकारी यानी क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला। 3 नंबर में है कि साम्यवादी तथा मुस्लिम लीग की विश्वासघात। ठीक, और इस प्रकार से हमें हर पॉइंट पे 5 से 7 लाइन लिखना है। इसमें 5 से 7 लाइन, इसमें सभी में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत विभाजन के कारण क्या थे। इसका विभाजन किस प्रकार से, यानी भारत विभाजन के कारण क्या थे, किस प्रकार से भारत के विभाजन किया गया। तो सबसे बताना है कि भारत 1947 यानी वर्ष 1947 के भारत विभाजन को भारत के एक अत्यंत दुखद घटना के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी प्रशासन के निरंतर प्रयासों के कारण सदियों से साथ रहने वाले हिंदू मुस्लिम अपने मध्य धार्मिक मतभेदों को मिटाने में असफल रहे। ठीक है, अंग्रेजों ने मुस्लिम की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों में भेद करना आरंभ कर दिया था। 1800 कब किया था, तो 1857 के विद्रोह के बाद। इस प्रकार से उसके बाद में यहाँ पे लॉर्ड माउंटेबल ने भारत आकर यह अनुभव किया कि कांग्रेस एक संयुक्त भारत का निर्माण और मुस्लिम लीग विभाजन चाहती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोनों में समझौता कराना असंभव था, इसलिए माउंटेबल ने भारत विभाजन करना ही उचित समझा। अंततः माउंटेबल ने दोनों की सहमति प्राप्त करते हुए भारत विभाजन की घोषणा कर दी। इस प्रकार से अब भारत के विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे, तो कारण के बारे में हमें समझना है। यहाँ पे भारत विभाजन के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। एक नंबर में है सांप्रदायिक दंगा, दूसरा है कि माउंटेबल का प्रभाव जो इस प्रकार से है, और 3 नंबर में है कि मुस्लिम लीग की स्थापना। 4 नंबर पॉइंट बनाना है हमें पाकिस्तान की मांग। 5 नंबर पॉइंट है कांग्रेस की त्रुटिपूर्ण एवं दुर्बल नीति। अब सभी के बारे में हमें 5 से 7 लाइन लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कानून की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हमें 1947 भारत सरकार अधिनियम के बारे में समझाना है। जैसे कि 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ठीक, इसके बाद सत्ता उत्तरदायी भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग के आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। 30 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया कि 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा जो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, यानी जबरदस्ती लागू नहीं किया जाएगा। उसी दिन 3 जून 1947 को वर्साय लॉर्ड माउंटेबल ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटेबल योजना कहा जाता है। इस योजना को कांग्रेसी और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बना, जिसे लागू कर दिया गया। ठीक है, अब है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी, यानी प्रमुख विशेषता। तो इसका भी हम 1 2 3 4 इस तरह से पॉइंट बनाकर देना है। जैसे कि पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि इससे भारत के ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अक्टूबर 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु घोषित कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी का आंसर आपको मिल जाएगा, बाद में बताएंगे किस प्रकार से आपको आंसर मिलेंगे। और 1935 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के मुख्य प्रावधान, वो 1947 था, पहले वाला 1947 था, अभी 1935 के मुख्य प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे लंबा अधिनियम माना जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारतीयों को वह जिम्मेदार सरकार प्रदान करना था जिसकी आवश्यकता थी। ठीक, तो इसके बारे में हम सबसे पहले पॉइंट वाइज लिखेंगे। जैसे भारत सरकार अधिनियम के मुख्य प्रावधान कौन कौन से थे, तो इसका 1 नंबर में अखिल भारतीय संघ, दूसरा नंबर है
द्विसदनीय विधानमंडल। तीसरा नंबर पॉइंट बनाएंगे वर्मा का पृथक्करण। चौथा नंबर पॉइंट है संघीय रेलवे प्राधिकरण। और 5 यानी 5वां नंबर पॉइंट है हमारा सांप्रदायिक मतदाताओं की अवधारणा। सभी के बारे में हमें 5 से 7 लाइन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉर्ड रिपन यानी लॉर्ड रिपन के प्रमुख सुधारों का परीक्षण कीजिए। तो इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे कि लॉर्ड रिपन 1880 ईस्वी में भारत वर्साय बनकर आया और 1884 ईस्वी तक इस पद पर रहा, यानी 4 वर्षों तक, कुल 4 वर्षों तक रहा। उसने इस अल्प अवधि में अपनी उदारवादी नीतियों द्वारा लाखों भारतीयों का दिल जीता। उसने भारतीयों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया और उनके प्रति सहानुभूति की नीति अपनाई। उसके आते ही भारत में अंग्रेजों की भारतीयों के प्रति नीति में परिवर्तन आया और ब्रिटिश सरकार को उदार बनाने के लिए उचित कदम उठाए गए। ठीक है। और लॉर्ड रिपन के प्रमुख सुधार या काम क्या था? तो 1 नंबर पॉइंट में लिखेंगे भू राजस्व नीति में सुधार किया था उसने। उसके बाद ने शिक्षा संबंधी सुधार किया, प्रेस की स्वतंत्रता दी थी उसने। उसके बाद ने इल्बर्ट बिल पास किया था और कारखाना अधिनियम में भी सुधार किया था, जिसमें बच्चों और महिलाओं के काम में कटौती की गई थी। और सभी के बारे में, हर पॉइंट के बारे में हमें 5 से 7 लाइन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उग्रवादी आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। या इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम दल यानी उग्रवाद की भूमिका क्या थी, विवेचना कीजिए। तो इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि कांग्रेस 2 गुटों में बट गई, नरम दल और गरम दल। गरम दल के प्रमुख नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता थे। गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे, जो लाल बाल पाल के नाम से विख्यात है। गरम दल के इन नेताओं का मानना था कि सरकार पर दबाव डालकर ही अधिकार पाया जा सकता है। कांग्रेस के अंदर अब युवा वर्ग की संख्या बढ़ने लगी थी, जो जल्द से जल्द स्वराज और स्वतंत्रता चाहती थी। कांग्रेस के 2 दल हो गए थे, एक शांतिमय ढंग से सरकार का सक्रिय विरोध करना चाहता था और दूसरा क्रांति का मार्ग अपनाना चाहता था। ठीक है। इस प्रकार से उग्रवादी आंदोलन के कारण क्या थे? 1 नंबर पॉइंट बनाएंगे राजनीतिक कारण इसके क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे और सामाजिक कारण क्या थे। हर पॉइंट्स के बारे में 5 से 7 लाइन एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति की विवेचना करें। या प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति की समीक्षा कीजिए। दोनों तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है। तो फर्स्ट में हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय रियासतों से आपसी संघर्ष तथा आंतरिक दुर्बलता का लाभ उठाकर उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है। इसके लिए कंपनी ने अलग अलग रियासतों के प्रति अलग अलग नीतियां बनाई। कुछ को उसने प्रत्यक्ष रूप से अधिग्रहित कर लिया तथा कुछ पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बनाए रखा। अब पॉइंट बनाएंगे हम भारतीय रियासतों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति निम्नलिखित थी। और 1 नंबर पॉइंट बनाएंगे घेरों की नीति, जो 1765 से 1813 तक लागू था। उसके बाद में अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, जो 1813 से 1857 तक चला। उसके बाद अधीनस्थ संघ की नीति, जो 1857 से 1935 तक थी। उसके बाद में भारतीय रियासतों के प्रति कर्जन की नीति। सभी के बारे में 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मॉन्टेग्यू जेमफोर्ड सुधार यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 की मुख्य विशेषताओं का विवेचना करें। तो इंट्रोडक्शन है ब्रिटिश सरकार ने 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से लागू किया गया। इस अधिनियम में मॉन्टेग्यू जेमफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, क्योंकि इस अधिनियम से पारित होने के समय मॉन्टेग्यू भारत सचिव तथा जेमफोर्ड वर्साय थे। ये 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति नहीं थे। सरकार का दावा था कि उस अधिनियम की विशेषता उत्तरदायी शासन के प्रगति है। ठीक। अब इस सुधार की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी थी? तो 1 नंबर में था केंद्रीय और प्रांतीय शक्ति का विभाजन कर दिया था। उसके बाद में व्यवस्थापिका सभा का विस्तार और अधिकार में वृद्धि की थी। कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या में भी वृद्धि किया गया था। मताधिकार एवं सांप्रदायिक निर्वाचन का भी वृद्धि किया गया था। उसके बाद 5 नंबर में रॉयल कमीशन की नियुक्ति का विधान था। तो सभी के बारे में 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रिप्स मिशन यानी क्रिप्स मिशन के
भारत आने के क्या कारण थे या असफल क्यों हुआ, यानी क्रिप्स मिशन असफल क्यों हुआ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमारा आता है कि विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाएं चल रही थी और इंग्लैंड की दशा बिगड़ती जा रही थी, फिर भी वह भारत को स्वतंत्र नहीं करना चाहता था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में भारतीयों के स्वतंत्रता संघर्ष को कम करने के लिए तथा द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का पूर्ण सहयोग प्राप्त करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था। अब क्रिप्स मिशन के आने के क्या कारण थे, क्रिप्स मिशन के भारत आने के कारण कौन से थे, निम्नलिखित है। तो एक नंबर पॉइंट है अंग्रेज राजनीतिकों का दबाव, यानी अंग्रेज कुछ राजनीति थे वो दबाव डाल रहे थे स्वतंत्र करने के लिए। अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट का दबाव, लोकसभा के सदस्यों का सुझाव, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री का सुझाव और जापान का वर्मा की राजधानी पर अधिकार। सभी के बारे में हमें 5 से 7 लाइन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैबिनेट मिशन। वो क्रिप्स मिशन था, अब कैबिनेट मिशन योजना के मुख्य प्रावधान का वर्णन कीजिए। कैबिनेट मिशन, या इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि कैबिनेट मिशन के मुख्य विशेषताओं तथा गुणों एवं दोषों का वर्णन करें या विवेचना करें। तो इंट्रोडक्शन हम देंगे सबसे पहले। इंट्रो में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था और इंग्लैंड ने पहले आश्वासन दे रखा था कि युद्ध में विजयी होने के बाद वह भारत के स्वशासन पर अधिकार दे देगा। इस युद्ध के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार की स्थिति स्वयं दयनीय होती गई और अब भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रखना सरल नहीं रह गया था। बार बार पुलिस, सेना, कर्मचारी और श्रमिकों का विद्रोह हो रहा था। अधिक दिनों तक भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रख पाना इंग्लैंड के लिए असंभव होता जा रहा था, ठीक है। और इस प्रकार से भारत की राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन करने की और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजा। इस शिष्टमंडल ने ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य थे, जिसमें भारत के सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स तथा नौसेना मंत्री एवी अलेक्जेंडर थे। इन्हें भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार करना था, जिसे कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना जाता है। इस मिशन को शिष्ट अधिकार दिए गए थे, यानी विशिष्ट अधिकार दिए गए थे तथा इसका मुख्य उद्देश्य भारत के शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए एक नया संविधान की स्थापना करना था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन योजना के कुछ प्रावधान या विशेषता इस प्रकार से निम्नलिखित है, जो हमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग का जन्म किस प्रकार से, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कैसे हुई, इसके प्रमुख कारनामों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि बंगाल के विभाजन के सांप्रदायिक फूट को जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रवाद पर लॉर्ड कर्जन का सबसे बड़ा हमला था। बंगाल का विभाजन करना भंग राष्ट्रवाद पर हमला होने के साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने और सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की कुटिल नीति का हिस्सा था। इस कारण 1904 में भंग की योजना पर औचित्य मुस्लिम जनता को समझाते हुए कर्जन ने दावा किया था बंगाली मुसलमानों को एकता के ऐसा अवसर प्रदान किया जा रहा है जो मुसलमान सूबेदार और बादशाहों के समय से उन्हें नसीब नहीं हुआ था, ठीक है। और मुस्लिम लीग के प्रमुख उद्देश्य कौन से थे? प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से आप देख सकते हैं, जो 1, 2, 3 नंबर पॉइंट, ठीक है। और भी पॉइंट है जो आपको हम बाद में बताएंगे इसका आंसर कैसे मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि अपने अध्ययन काल में आंग्ल अफगान अथवा आंग्ल नेपाल संबंधों की विवेचना करें, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में देंगे हम यहाँ पे आंग्ल नेपाल के बारे में बताते हैं आपको। नेपाल के आंतरिक कलह से लाभ उठाकर पश्चिमी हिमालय की गोरखा जाति ने 1768 ईस्वी में नेपाल पर अधिकार कर लिया। इस जाति ने अपने राज्य बढ़ाना शुरू किया और पूर्व से सिक्किम से लेकर पश्चिम तक सतलज नदी पर अपनी सीमा बढ़ा दी। अंग्रेजों के समस्त सीमा स्थिति इलाके पर उनके छिटपुट हमले होने लगे। इसे अंग्रेज के साथ उनका संघर्ष अवश्यमय व्यापी हो गया। लॉर्ड मिंटो के समय गोरखा ने बुटवल और शिवराज के जिलों पर अधिकार कर लिया, किंतु अंग्रेज ने इन स्थानों को
आसानी से वापस करा लिया। इसके बाद गोरखा ने फिर बुटवल की 3 पुलिस चौकियों पर हमला कर दिया, जिससे युद्ध की अनिवार्य हो गया। और इसके बाद में आपको आगे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के कारणों एवं परिणामों की विवेचना कीजिए। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में एक्सप्लेन करना है हमें कि क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने और जापानी आक्रमण पर होने वाले अहिंसक असहयोग का आह्वान किया था। महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने का नारा प्रस्तावित किया। कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा की बैठक 14 जुलाई 1942 में संघर्ष में गांधी जी को प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। इस क्वेश्चन को हमने एक्सप्लेन किया था सर फर्स्ट बार, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बस इतना ही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर इतना ही क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो एग्जाम में आप इतना ही से 100% लिख सकते हैं। इसका आंसर कैसे मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका आंसर हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे ही, और नहीं तो आपको पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। उसमें पीडीएफ और नोटिस वगैरह आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोज एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।